बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लाइनियर इक्वेशन एंड आल्सो स्टेट दैट दे आर कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। इस क्वेश्चन को हम आसान अल्फाज में आपके लिए बयान कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ सके। सॉल्व द सिस्टम, हमने कहा था ये जो हमारे पास लिखा गया है ये हमारे पास क्या है, एक सिस्टम। इसे हम एक सिस्टम का नाम देते हैं। इस दफा इस सिस्टम को क्या नाम दिया गया है, लाइनियर इक्वेशन। अब लाइनियर इक्वेशन क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास जो ये तमाम वैल्यूज लिखी गई हैं इसमें ना स्क्वायर रूट होगा, ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स होंगे, ना इनके पावर स्क्वायर्स में आएंगी। तो ऐसा कुछ यहां पर मौजूद नहीं है। इस तरह सिंपल में अगर हमारे पास लिखा गया हो तो इसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं लाइनियर इक्वेशन। फिर से यहां पर समझा दूं कि हमारे पास ना ही स्क्वायर रूट हो, ना ही पावर यहां पर इस तरह दिया गया हो, ना ही वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई किए गए हों। ठीक है, ये तमाम चीजें हमारे पास जिस सिस्टम में मौजूद नहीं हो, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऐसे सिस्टम को हम लाइनियर इक्वेशन कहते हैं। अब क्या कहता है कि आपने इस लाइनियर इक्वेशन को सोल्व करना है और सोल्व करके हमें बताना है कि क्या ये सिस्टम हमारे पास कॉन्सिस्टेंट है और इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, ये दो हमने बातें बतानी है कि ये सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है या हमारे पास इनकॉन्सिस्टेंट है। अब ये दोनों अल्फाज जैसे ही हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास कॉन्सिस्टेंट क्या होता है और इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा ये चीज, हम लिखेंगे ये लाइन, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन सिस्टम of the given system of the equation। ये जो हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है, अब हम क्या करेंगे, इसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म पर जाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमने इसे ax इज इक्वल टू b, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहां पर कुछ चीजें हमने समझनी है कि हमारे पास a से क्या आता है, x से क्या आता है और b से क्या आता है। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां पर सबसे पहले हमारे पास जो a है, a से क्या मुराद है, यहां पर हम लिखेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, जितने भी हमारे पास कोफिशिएंट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, ए से जाहिर करेंगे। कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो हमारे पास एक्स वाई जेड के साथ जितने भी अल्फाबेट्स है इनके साथ जो नंबर्स है इस सिस्टम में उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, यहां पर एक्स से हमारे पास एक्स से क्या मुराद है, अननाउन मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिनका हमें कोई इल्म नहीं है। अब वाई की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, एक्स की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, z की वैल्यू मालूम नहीं है, इस वजह से हमने कहा ये अननाउन है, जिनके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं हो। और b से हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है, जो इज इक्वल टू के इस तरफ हमारे पास लिखे गए हैं 2 6 3, ये एक कॉलम में जो दिया गया है इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट मैट्रिक्स कहेंगे। तो हमने अब a x और b हमें मालूम हो गया कि a से कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x से हमारे पास अननाउन मैट्रिक्स है और b से हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स आता है। ये बातें यहां पर क्लियर हो गई। तो अब इसको हमने इस मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखते हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में आता है। ये चीजें आप साथ में लिख ले ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। सबसे पहले क्या आएगा, ए से हमने कहा था कोफिशिएंट मैट्रिक्स है तो हम ए लिखेंगे। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ए कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं यहां पर ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। यहां पर एक्स के साथ कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स में हम कहते हैं जहां पर कुछ नहीं होता वहां समझते हैं 1 है। यहां पर क्या है, 2 है। फिर से हमारे पास -3, ये हो गया। सेकंड रो में चलते हैं, 6 3, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -9। थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करवा लेता हूं। यहां पर हमारे पास क्या है, -9, ये हमने लिखा। लास्ट रो की तरफ चलते हैं, 7
14 हो गया और लास्ट में हमारे पास -21। ठीक है, यहां पर हमने इस मैट्रिक्स को क्लोज करवा लिया। तो ये हमने सिंपली क्या लिखा, ए लिखा। ए से क्या मुराद है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हमें समझ आ गया। फिर अगला हम फिर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें हमने क्या लिखना है, एक्स। एक्स से क्या मुराद है, अननोन मैट्रिक्स। यहां पर हमारे पास अननोन मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स जो हमें मालूम नहीं है, जैसे कि एक्स, वाई और जेड हो गया। यहां पर भी एक्स, वाई और जेड मौजूद है, यहां पर भी एक्स, वाई और जेड। इन तीनों की वैल्यूज हमें मालूम नहीं है, इस वजह से इसे हम अननोन कहते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स, वाई और जेड। ठीक है, ये हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। फिर हमारे पास क्या आता है, इज इक्वल टू। हमने इज इक्वल टू लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी। बी से मुराद क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। हमने कहा था इज इक्वल टू के इस तरफ राइट हैंड साइड भी जो भी हमारे पास नंबर होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। तो यहां पर वो लिख लेते हैं, वो भी कॉलम की शक्ल में है, 2, 6 और 13। ठीक है, ये हमने लिख लिया, मैट्रिक्स हमारे पास क्लोज हो गया। तो हमने इस फॉर्म को समझ लिया कि ये फॉर्म हमने कहां से चूज किया, ए एक्स बी। हमने ए एक्स बी के फॉर्म में हर एक की जगह अपनी वैल्यूज पुट अप कर दी, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। हमने आसान अल्फाज में सीखा कि हमने इसको क्यों और ऐसा क्यों लिखा। हमने अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, यहां पर आपके समझाने के लिए हमने क्या करना होता है। ठीक है, सबसे पहले देखें, हम लिखेंगे C इज इक्वल टू, अगर हम क्या करें, ए और बी को रेशो की फॉर्म में लिखें तो ऐसे फॉर्म को हम क्या कहेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। और ये किसके बराबर होता है, सी। ए हमारे पास क्या है, ये रहा, ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। ए और बी को अगर हम रेशो की फॉर्म में इस फॉर्म में इकट्ठे करके लिखें तो इनको हम सी कहेंगे और क्या कहेंगे, हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने इसको नाम दिया। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेते हैं। यहां पर चेक करें, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ए और बी को हमने एक साथ लिखना है, तो उसके लिए यहां पर मैं लिखूंगा ए और बी इज इक्वल टू। ठीक है, यहां पर मैट्रिक्स हमारे पास ए हमें मालूम है, ए हमारे पास क्या है, यहां पर ए ये रहा, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास क्या है, बी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे। ए हमारे पास क्या है, 1, 2, -3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6, 3, -9। फिर से हमारे पास क्या है, 7, 14 और -21। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है, इसके साथ रेशो डाल के। ए तो हमने लिख लिया, अब हमने क्या लिखना है, बी। बी हमारे पास ये मौजूद है, क्या है हमारे पास वैल्यू, 2, 6 और 13। यहां पर हमने बी को भी लिख लिया। तो अब हमने क्या कर दिया, इसको हमने ऑगमेंटेड फॉर्म में, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करवा दिया। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें मालूम है कि वो क्या होता है, यहां पर फिर से सीख लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को बनाने के लिए हमारे पास ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यूज हमारे पास 0 होनी चाहिए। ये दो वैल्यूज और ये दो वैल्यूज, इनकी जगह हमारे पास 0 आना चाहिए। अगर हमारे पास यहां पर 0 आया तो इसे हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब ये 4 वैल्यूज क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास यहां पर चेक करें, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, रोज की तादाद यहां पर क्या है, यहां पर मैं लिख लेता हूं, रोज हमारे पास कितने हैं, 3 है। अब कॉलम चेक करें, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। कॉलम हमारे पास कितने हैं, 4 है हमारे पास। तो 3 × 4 की रेशियो से, इस वजह से यहां पर इनकी जगह हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। जैसे ही 0 आ जाएगा तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हमारा काम क्या है, इनको हमने 0 में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रो 2 है, इस 6, यहां पर 6 क्या है, पॉजिटिव, यहां से हमने माइनस करवा देना है। मैं लिखूंगा रो 2 में हमने 6 क्या करवाना है, माइनस, साथ में रो 1 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, एंड दूसरा यहां पर क्या है, पॉजिटिव 7 है, तो हम क्या करेंगे, रो 3 में हमने -7 करवा लेंगे। ये पॉजिटिव साइन है तो हम -7 करवा लेंगे, साथ में रो 1 को
मल्टीप्लाई करवाएंगे। ऐसा करने से हमारे पास ये तमाम वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, हम लिखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू मौजूद है। मैं लिखूंगा a और b, ये अभी तक है, इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हमारे पास पहले रो को हमने सेम एज इट इज लिखना है। क्या वैल्यू है, 1 2 -3, साथ में रेशो है, रेशो के बाद हमारे पास क्या वैल्यू है, 2, ये हमने लिख लिया। दूसरे रो पर हमने ये वाला काम करना है। दूसरे रो पर पहले से क्या मौजूद है, 6, माइनस होगा 6, साथ में क्या है, रो 1, ये हमने लिख लिया। फिर से पहले क्या मौजूद है, 3, माइनस होगा 6, साथ में क्या मौजूद है, पहले रो में 2। यहां पर फिर से क्या मौजूद है, सबसे पहले -9 मौजूद है, -6 होगा, रो 1 में क्या मौजूद है, -3 मौजूद है, हमने लिख लिया। रेशो के बाद पहले से क्या मौजूद है, 6 मौजूद है, -6 होगा, साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, रो 1 में 2 मौजूद है। अब रो 3 पर हमने ये वाला काम करना है। पहले से क्या मौजूद है, 7, माइनस होगा 7 के साथ रो 1 में क्या मौजूद है, 1। फिर से यहां पर पहले से क्या मौजूद है, 14 मौजूद है, -7 होगा, रो 1 में यहां पर क्या मौजूद है, 2। पहले से हमारे पास -21 है, -7 होगा, रो 1 में हमारे पास -3 मौजूद है। रेशो लगा के पहले से क्या मौजूद है, 13, माइनस होगा 7, यहां पर क्या मौजूद है, रो 1 में 2, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है। तो दूसरे रो में, तीसरे रो में जब हमने ये दोनों काम किए तो ये इस फॉर्म में बने। अब क्या होगा, इनको आगे सॉल्व करवा लेते हैं। मैं लिखूंगा AB इज इक्वल टू, फिर से हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है, मैं लिखूंगा 1, हमारे पास नेक्स्ट 2, -3, रेशो लगाएंगे, फिर से 2 है। अब 6 हमारे पास है, -6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 हो जाता है, 3 -6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 हो जाता है, -9 मौजूद है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 3s आर हमारे पास 18 होता है। यहां पर नेक्स्ट 6 -6 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 7, माइनस का साइन है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 हो जाएगा। 14 -7 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या होता है, 14 होता है। यहां पर -21 है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 3s आर 21, रेशो यहां पर 13 -7 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 14 हो जाता है। ये हमने क्या करवा लिया, इसे हमने क्लोज करवा लिया। ठीक है, अब जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो रही है वो यहां पर हम करवा लेते हैं। AB, यहां पर फिर से हमारे पास मैट्रिक्स है, पहले रो में हमारे पास 1 2 -3, रेशो डाल के फिर से 2 है। यहां पर कैंसिलेशन हो रही है। ठीक है, +6 -6 के साथ क्या हुआ, कैंसिल हुआ, क्या आया हमारे पास, 0। -12 में से 3 गए तो हमारे पास -9, 18 में से 9 गए तो हमारे पास 9, रेशो लगा लेंगे। -12 में से 6 कैंसिल हुए तो हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, -6। फिर से यहां पर क्या हो रही है, कैंसिलेशन हो रही है। 7 +7 -7 के साथ कैंसिल हुआ, क्या आया हमारे पास, 0। फिर से ये 14 इस 14 के साथ कैंसिल हुआ, -21 +21 के साथ कैंसिल हुआ, तो इन दोनों की जगह क्या आया हमारे पास, 0 और 0 आया। -14 में से अगर 13 कैंसिल हो जाए तो हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, -1 रह जाएगी। हमने क्या कहा था कि हमारे पास इन चारों वैल्यूज की जगह क्या आना चाहिए, 0। यहां पर इन चारों की जगह 0 आया कि नहीं आया, इस एक स्टेप से हमने इनको कन्वर्ट करवा लिया 0 में। अब ये हमारे पास क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास बन गया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की निशानी क्या होती है कि ये चारों हमारे पास इन वैल्यूज की जगह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम हो तो 3 वैल्यू 0 आने चाहिए। यहां पर हमारे पास 3 रोज है और कॉलम की तादाद 4 है, इस वजह से ये 4 वैल्यूज हमारे पास 0 है। अगर 3 और 3 हो तो 3 वैल्यू 0 आनी चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, -1/9 को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। ठीक है, अगले स्टेप में हमने यही काम करना है। -1/9 को हमने पूरे रो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले यहां पर ट्राई करते हैं, हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, फिर से हमने क्या लिखना है, 1 2 -3, रेशियो डाल के
2 हो गया, ठीक है। सेकेंड रो पर यही काम करना है, 0 मल्टीप्लाई बाय -1/9, -9 पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा -1/9, 9 पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा -1/9, रेशो डाल देंगे, -6 मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा -1/9 के साथ, ठीक है। फिर से यहाँ पर क्या है, 0 0 0 और लास्ट में -1, यहाँ पर हमने रेशो लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर क्लोज करवा लेते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप है, ये हमने नेक्स्ट स्टेप कर लिया। फिर से जो पहला रो है उसको सेम एज इट इज लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 1 2 -3 रेशो, फिर से हमारे पास क्या है, 2 है। यहां पर हमने सीखा था 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर क्या आएगा, 0। 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 आएगा। 0 9 के साथ डिवाइड होगा, हमारे पास आंसर 0 आएगा। यहां पर चेक करें, कैंसिलेशन हो रही, ये 9 इस 9 के साथ कैंसिल हुआ, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, साथ में क्या आएगा हमारे पास, 1, पॉजिटिव 1। यहां पर चेक करें, ये 9 इस 9 के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर -1 रह गया, ठीक है, -1 हमने लिख लिया, रेशो लगा के कैंसिलेशन हो रही है। 3 3 9, 3 2 6 हो गया, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस क्या हो जाता है, +2 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास 2 आ जाएगा। आगे चलते हैं, लास्ट रो हमारे पास क्या है, 0 0, हमारे पास 0, रेशियो डाल के -1, यहाँ पर हमने इस ब्रैकेट को क्लोज करवा लिया, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हमारे पास मुकम्मल क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। क्या निशानी थी कि ये 4 वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी, 0 के बराबर होंगी। अब यहां पर हमने क्या बताना है, रैंक बताना है। रैंक के बताने से ही हमारे पास हमें मालूम होगा कि क्या ये क्वेश्चन हमारे पास, ये सिस्टम जो था कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। अगले स्टेप में हमने ये 2 बातें सीखनी है। अब सबसे पहली बात, हमारे पास क्या होता है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, हमारे पास क्या होता है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज की तादाद जहां में तमाम के तमाम रो में कोई ना कोई नंबर हमारे पास मौजूद हो, मुकम्मल 0 हमारे पास ना हो, तो ऐसे रो को हम क्या कहेंगे, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 मैट्रिक्स का हमने कंपैरिजन करवाना है, इनके हमने रैंक्स निकलवाने हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखूंगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी, ठीक है। अब सबसे पहले हमने मैट्रिक्स सी का रैंक बताना है। यहां पर एक बात हमने लिखी थी, अगर ए और बी को एक साथ हम लिखे तो ऐसे मैट्रिक्स को हमने क्या कहा था कि ये सी के बराबर है। यहां पर ए और बी को हमने एक साथ लिखा था, ठीक है। इस मुकम्मल को हम क्या कहेंगे, सी कहेंगे। वैसे ये ए है और ये हिस्सा क्या है, बी है। यहां पर हमने लिखा था कि ए रेशो बी को अगर हम लिखे तो इस मुकम्मल को क्या पढ़ा जाएगा, सी। वैसे इस हिस्से को ए, रेशियो की दूसरी तरफ हिस्से को क्या पढ़ा जाएगा, बी। अब इस मैट्रिक्स को जब हमने सॉल्व किया तो ये मैट्रिक्स आता आता फाइनल हमारे पास ये आया। तो अब इसे हम क्या समझेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स को हमने सी समझना है और इस वाले हिस्से को ए, इस वाले हिस्से को हमने बी समझना है। अब यहां पर हम चेक करेंगे कि हमारे पास नॉन जीरो रोज कितने हैं। यहां पर तमाम के तमाम ये वैल्यू मुकम्मल, ये जो रो है हमारे पास, क्या ये मुकम्मल 0 है, नहीं, तो ये हमारे पास एक रो हो गया। क्या ये तमाम का रो हमारे पास 0 है, नहीं, यहां पर 1 मौजूद है, -1 मौजूद है, 2, तो ये भी हमारे पास क्या है, मुकम्मल 0 नहीं है। 2 नॉन जीरो रोज हो गए। क्या ये मुकम्मल रो हमारे पास 0 है, नहीं, यहां पर हमारे पास -1 मौजूद है। तो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज सी में कितने हैं, हमारे पास क्या है, 3 है। ये बात क्लियर हो गई, पहली बात हो गई। अब हमने क्या करना है, अगला मैं लिखूंगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हमने मैट्रिक्स ए के रैंक्स चेक करने हैं। हमने क्या कहा कि इस वाले हिस्से को हमने कहा ये क्या है, ए है, ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या पढ़ते हैं, एक साथ हम इसे सी पढ़ते हैं। वैसे अंदर क्या है, मैट्रिक्स ए, ये ए हो गया और ये हिस्सा क्या है, बी है। अब हमने सिंपली ए में चेक करना है कि नॉन जीरो हमारे पास रोज कितने हैं।
यहां तक होगा। अब इस वाले हिस्से को हमने नहीं देखना क्योंकि ए हमारे पास यहां तक है। पहला रो, क्या ये हमारे पास यहां पर तमाम के तमाम जीरो है? नहीं, एक हो गया रो। क्या यहां पर तमाम के तमाम हमारे पास जीरो है वैल्यूज? नहीं, दो नॉन जीरो रोज हो गए। क्या यहां पर तमाम के तमाम हमारे पास जीरो है? जी हां बिल्कुल, यहां पर तमाम के तमाम क्या है? जीरो है। तो यहां पर नॉन जीरो रोज की तादाद कितनी है? दो है। तो यहां पर हम 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है बराबर। एक में हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ रैंक 3 है, एक में नंबर ऑफ रैंक 2 है। अगर हमारे पास ये दोनों रैंक्स बराबर आ जाए तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? कॉन्सिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। अगर ये दोनों हमारे पास बराबर नहीं आए तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। ये दोनों बातें भी यहां पर एंड में हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हमने सीख ली, ठीक है। एक दफा फिर इसकी रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे पास अगर इन दोनों की वैल्यूज बराबर आ जाए, ये दोनों 3 और 3 होते, इनके रैंक्स सेम होते, तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? कॉन्सिस्टेंट मैट्रिक्स है, सिस्टम है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आए इन दोनों के रैंक्स तो हम क्या कहेंगे? ये इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया, अब यहां पर एंड में हम क्या बताएंगे कि ये कौन सा सिस्टम है? ये हमारे पास इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम है। क्यों इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम है? क्योंकि इन दोनों के रैंक्स हमारे पास बराबर नहीं आए। अगर हमारे पास इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम आ जाए तो इसको सॉल्व करना क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है, इसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता। तो यहां पर आकर हम रुक जाएंगे क्योंकि ये इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको सॉल्व करना क्या है? इम्पॉसिबल है। इस वजह से यहां पर एंड में ही हम कुछ जुमले इनके लिए लिख लेते हैं। तो यहां एंड में हम क्या लिखेंगे? एज रैंक ऑफ ए का रैंक इज अनइक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। यहां पर इसे हम सी भी कह सकते हैं और ए बी भी कह सकते हैं, सी बी, क्योंकि सी इज इक्वल टू ए बी और ए बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। आप यहां पर ए बी भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? एज रैंक ऑफ ए इज अनइक्वल टू रैंक ऑफ बी। ए का जो रैंक है वो बराबर नहीं है रैंक ऑफ ए बी या सी के, क्योंकि यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, दोनों बराबर नहीं है। सो सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल, इसका सॉल्यूशन हमारे पास इम्पॉसिबल है और सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, और इस सिस्टम का कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। एंड इट इज इनकॉन्सिस्टेंट, जिस तरह क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि आपने बताना है कि ये कॉन्सिस्टेंट है और इनकॉन्सिस्टेंट है, यहां पर हमने तमाम चीजें बता दी। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।